आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि संविधान है क्या, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये बुक 1 है और उसका चैप्टर है, और पहले चैप्टर का ही पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, कोई बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारा डॉक्यूमेंट्स है। कैसा डॉक्यूमेंट्स है? ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स है। इसी को संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें साफ साफ लिखा है अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। यानी जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है बेटा? एक रूल बुक है ना, जिसमें जिसके थ्रू, ठीक है, जिसके थ्रू किसी भी एक देश को कैसे चलाया जाना है ये बताया जाता है। इसी को संविधान कहा जाता है। ठीक है, it laid down the framework for the government and also its limitation or on its power। बेसिकली यहाँ पे ये जो संविधान है ये एक सरकार को चुनता है, और वो सरकार ही सभी के लिए, गवर्नमेंट ही सभी के लिए काम करती है। हाँ, लेकिन ये संविधान ही होता है जो कई बार जो गवर्नमेंट है वो अपनी शक्ति का मिसयूज या पावर का मिसयूज कर सकती है, तो उसकी पावर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी, कुछ सीमित रोक भी लगाता है। जैसे सपोज करो भारत सरकार है। अब भारत सरकार का सबसे बड़ा पद कौन सा है? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री इतनी पावरफुल पोस्ट है कि वो सारे डिसीजन ले सकता है पब्लिकली, ठीक है, लेकिन क्या लगता है कि वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो वही संविधान उस प्रधानमंत्री के ऊपर भी कुछ चीजों की रोक या लिमिटेशंस लगा देता है। ठीक है भाई, इसी ध्यान रखना। इसके अलावा थर्ड बात क्या लिखी है? इट डिफाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गारंटी द राइट ऑफ द सिटीजन। बेसिकली जो संविधान है वो हमें बताता है कि हमारे देश में किस तरीके की सरकार बनेगी और किस तरीके से सरकार चलेगी। इसके साथ साथ जैसे इंडिया है, अब इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी यहाँ से हर चीज जो भी डिसाइड की जाएगी वो किसके थ्रू डिसाइड की जाएगी? पार्लियामेंट, संसद के थ्रू डिसाइड की जाती है इंडिया में। ठीक है, लेकिन संसद में लोग कहाँ से आते हैं? तो लोग कौन चुनता है? पब्लिक। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे जो नेता होते हैं जो संसद में बैठते हैं, उनको कौन चुनता है? पब्लिक। तो यहाँ पे हमारे जो भारत का संविधान है उसने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो यहाँ के सिटीजन है, यहाँ के नागरिक हैं। तो नागरिकों को भारत का संविधान अधिकार देता है, और भारत के लोग वोट से अपने नेता को चुनते हैं, और वही नेता कहाँ? संसद में जाकर बैठकर लोगों के लिए क्या बनाता है? कानून बनाता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। इन सिंपल वर्ड इट इज अ सेट्स ऑफ या रूल बुक ऑफ अ कंट्री। संविधान क्या है? इट इज अ रूल बुक ऑफ द कंट्री। अब संविधान करता क्या है? संविधान क्या करता है बेटा, हमें इस चीज को समझना है। ठीक है, तो संविधान क्या करता है? नंबर 1, हमारी जो गवर्नमेंट होती है इसको डिफाइन करता है, इसका स्ट्रक्चर, कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, किस तरीके से चलती है। ठीक है। नंबर 2 क्या करता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन है सरकार के, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको उनकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। नंबर 3 क्या करता है? ये हमारे जो सिटीजन होते हैं उनके राइट्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बेटा, है ना। जो हमारे देश के जो फंडामेंटल राइट्स है इन तीनों को, इनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। नंबर 4, हम अपने जो लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं इन सभी को हम बना सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ये हमारा संविधान हमें बताता है। पहला क्या है? डिफाइन द स्ट्रक्चर। देखो बेटा, हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है वो कैसी कंट्री है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सही है। अब इस डेमोक्रेटिक कंट्री के 2 हेड होते हैं, है ना। कौन होते हैं बेटा? 2 हेड होते हैं। एक होता है हेड ऑफ द कंट्री और एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे देश में हेड ऑफ द कंट्री जो होगा उसी को ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संवैधानिक हेड कहा जाएगा, यानी संविधान का असली राइट्स इसी के पास होगा। अब वो कौन है हमारे देश में? हमारा प्रेसिडेंट है। ठीक है भाई, ओके। और इधर कौन है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है? ये कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर। कौन होगा? हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरीके से हमारे देश में सिस्टम चलता है। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया यूनियन गवर्नमेंट, अगर मैं बात करूं स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी दो हेड होते हैं, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट और एक होगा हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कौन होगा? वहां का सीएम। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? वहां का गवर्नर। जो रोल हेड ऑफ द स्टेट का, हेड ऑफ द कंट्री का है सेंट्रल गवर्नमेंट, वही रोल स्टेट में हेड ऑफ द स्टेट का कौन होगा? गवर्नर। यानी यहाँ जो रोल प्रेसिडेंट का है वही रोल यहाँ पे किसका होगा? गवर्नर का होगा। और जो रोल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का है वही रोल स्टेट में किसका होगा? वहां के सीएम का होगा। आपको ये क्लियर रहना चाहिए, इसमें कोई डाउट है? तो हमने यहाँ पे क्या समझा? हमने यहाँ पे समझा बेटा किस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है, किस तरीके से हमारा देश का स्ट्रक्चर बनता है। अब अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कि हमारे देश में बेटा जो प्राइम मिनिस्टर है सरकार का हेड होता है, ऐसी स्टेट में कौन हेड होता है? सीएम। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किस में कहाँ बैठता है? पार्लियामेंट को यही चलाता है, ठीक है। और स्टेट को बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट होती है उसको हम बोलते हैं, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, ठीक है। जो राज्यसभा होती है ये एक तरीके से स्टेट्स को पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और ये जो होती है ये डायरेक्ट पूरे देश के जनता को रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से हमारे देश में क्या होता है, सारा सिस्टम किसके थ्रू चलता है? पार्लियामेंट के थ्रू चलता है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में सारा सिस्टम किसके थ्रू चलता है? स्टेट का सीएम के थ्रू और लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू चलता है। इसमें कोई डाउट है? यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स। देखो यहाँ पे अब मैंने आपको क्या बताया, हाँ, जैसे ये जो सिस्टम हो गया, अब ये पूरा का पूरा क्या था? तो ये पूरा का पूरा क्या था बेटा? इसको हमने यहां रख दिया, ठीक है। अब जैसे हम लेते हैं इंडिया है और उसके 3 मेजर ऑर्गन्स हैं। तो ये कौन सा ऑर्गन हुआ? यहाँ पे कौन सा ऑर्गन होगा और ये कौन सा ऑर्गन होगा? तो ये क्या है हमारा? लेजिस्लेचर, है ना? हुआ नहीं हुआ? इसी में से ही, जैसे इसी में से ही पार्लियामेंट में से ही और स्टेट, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। और इन तीनों की विजिलेंस के लिए, इनकी निगरानी के लिए कौन है हमारे पास? जुडिशरी। कौन है? जुडिशरी, न्यायपालिका है। यानी 3, इसका काम क्या है? लॉ मेकिंग। क्या है? लॉ मेकिंग, कानून निर्माण करना और पॉलिसियों को लागू पॉलिसी बनाना, मेकिंग ऑफ पॉलिसी एंड लॉ। इनका काम क्या करना है? इस्टेब्लिश करना या इम्प्लीमेंट करना, ऑर्डर को फॉलो करना, ठीक है। और जब ये ऑर्डर फॉलो करते हैं तो इसके ऊपर निगरानी यानी विजिलेंस कौन रखता है? जुडिशरी रखती है, ठीक है भाई। ये 2 चीजें बता चुका हूं। एक हमारा जो देश है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू चलता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमारी जो देश की जो पावर है वो कितने ऑर्गन्स में? 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दी गई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, नींद तो नहीं आ रही? ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो गई। इसमें कोई डाउट है? भारत के संविधान के बारे में जो उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने साफ साफ बोला था द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल ऑफ द नेशन। जो भारत का जो संविधान है वो हमारे देश के लोगों ने, पार्लियामेंट में हमारे देश के लोगों ने नेताओं को चुना, ठीक है। और वो नेता जो चुन के भेजा उसको बोला गया संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बताया था मैंने 389 मेंबर थे, 10th में भी पढ़ाया था। तो वो 389 मेंबर जिनको जनता ने चुना वो सारे के सारे एक तरीके से जनता की आवाज बनकर संसद में पहुंचे
और संसद में बैठकर सभी ने लगातार 2.5 साल तक डिस्कशन करा उसका, 2 साल 11 महीने 18 दिन डिस्कशन करके एक पूरी किताब बनाई। और वो किताब किसके लिए बनाई? एक तरीके से जनता ने बनाई, जनता ने उनको भेजा, उन्होंने किताब बनाई और वो किताब बनाकर सबके ऊपर लागू कर दी। तो संविधान कहीं ना कहीं हमारे देश की आत्मा ही तो है कि हमारे देश के जो उस समय के जो लोग थे वो सब चाहते क्या थे और आने वाले भविष्य में वो क्या देना चाहते थे, इन सभी चीजों को भारत के संविधान में लिखा था। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल, ये कुछ एग्जांपल है बेटा हमारे देश में किस तरीके से सारी चीजें चल रखी हैं, है ना। तो जैसे ये अब कि भारत के संविधान की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इससे क्या होता है बेटा, स्टेबिलिटी और यूनिटी आ जाती है गवर्नमेंट में, ठीक है। और सभी के साथ जस्टिस और अच्छे से इक्वालिटी और डिग्निटी वगैरह सब की कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। इसके अलावा इट प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, है ना। और इट हेल्प टू बिल्डिंग द डेमोक्रेटिक एंड फेयर सोसाइटी बनाने में हमारा संविधान बहुत हद तक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्या ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत है क्यों। चलो ये तो हमने पढ़ लिया संविधान क्या है, कैसे चलेगा, उससे क्या क्या होती है चीजें, है ना, ये सब हमने पढ़ लिया। लेकिन सवाल ये है कि इसकी हमें जरूरत पड़ी क्यों। विदाउट किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस हमारे लिए कोई भी चीज वैल्यू करती है? बिल्कुल नहीं करती है। तो यानी ये हमारे लिए जरूरी है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमें भारत का संविधान चाहिए, ठीक है। तो हमें क्यों चाहिए भाई? टू कंट्रोल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट कई बार अपनी मर्जी से फैसले ले सकते नहीं ले सकती है, तो उस चीज पे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर हमें एक संविधान चाहिए। इसके अलावा सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर जो होता है कंट्री का उसको मेंटेन करता है, ठीक है। इसके अलावा टू मेंटेन द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एंड टू प्रोवाइड स्टेबल एंड जस्ट फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट। संविधान ही हमें बताता है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है और हमारा ऑब्जेक्टिव यानी हमारा लक्ष्य क्या होने वाला है। ये सब हमें कौन बताता है? संविधान बताता है हमारा, ठीक है बच्चों। ओके, टू प्रिवेंट एनी वन पर्सन और अ ग्रुप फ्रॉम द मिसयूजिंग द पावर, है ना। इट अप्लाइज द सम लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। जो संविधान की हमारे जो रूल बुक में कह रहा है, चार्टर में हमारे जो लिखा हुआ है साफ साफ वही चीजें ही एक व्यक्ति के अंडर में उसके ज्यूरिडिक्शन में आएगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के कामों में दखल अंदाजी करे, वो इसके में करे। हालांकि जो किताब में लिखा है उसमें और ऑन ग्राउंड बहुत फर्क आ जाता है, बट फिर भी कोशिश ये रहती है कि एट द एंड ऑफ हम संविधान को ही ऊपर रख के अपनी हर चीज को, एक्टिविटीज को या पॉलिटिकल एक्टिविटीज को हम फॉलो करते हैं, ठीक है भाई। इसमें कोई डाउट है यहाँ तक तो जल्दी से बताओ। कुछ इमेजेस हैं, अगर संविधान नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कोई रूल नहीं होंगे, सब आपस में लड़ेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट वाला सिस्टम चलेगा, जो मजबूत है वही चलाएगा। पावर का मिसयूज किया जाएगा, कुर्सी पे बैठे हुए जितने भी बाबू अधिकारी कर्मचारी हैं सब अपनी मर्जी से शासन चलाएंगे, सिस्टम चलाएंगे। लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। व्हाट? ये आपस में लोगों में विवाद होगा। जब संविधान नहीं होगा तो कोई किसी की नहीं सुनेगा। अब एक व्यक्ति किसी धर्म का है, दूसरा व्यक्ति किसी धर्म का है। जब संविधान ही नहीं होगा सब अपने धर्म को बड़ा मानेंगे और फिर वो आपस में टकराव होंगे। इसी को कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, संघर्ष, ठीक है। नो डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स जब कोई रूल कोई नियम कानून नहीं होगा डेवलपमेंट होने का चांस ही नहीं होता। और लोग क्या रहेंगे बेटा? अनहैप्पी रहेंगे, लोग खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। हाँ, लोग खुश नहीं रहेंगे। जब संविधान ही नहीं है, जब लोगों के मन के काम नहीं होंगे तो लोग खुश रहेंगे? लोग डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है सर, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है। वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट? कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हम गवर्नमेंट के ऊपर कुछ पावर्स आएंगी, प्लस उसकी पावर पे कुछ लिमिटेशंस लगेंगी, सिटीजन को राइट्स मिलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर किया जाएगा, मेंटेन द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और ब्रिंग पीस एंड जस्टिस एंड द डेवलपमेंट। ये सारी की सारी चीजें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए पिलर का काम करती हैं। सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। A constitution is the necessary to organize the government and protect the rights of the citizen or the people, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, संविधान का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसका सिटीजन के राइट्स।
सिटीजन को राइट मिलेंगे तभी वो वोट करेगा, तभी वो अपनी बातें बोलेगा, फिर वो अपनी गवर्नमेंट को चुनेगा, चुनने के बाद वो पार्लियामेंट भेजेगा, पार्लियामेंट के बाद वो सारे रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो मिलकर एक रूल और लॉ बनाएंगे जो भी है। अब उन चीज़ों को बनाने के बाद उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा और फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन चीज़ें आगे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, ना होंगे राइट्स, ना बनेगी डेमोक्रेसी तो ना होगा डेवलपमेंट। बहुत क्लियर है एजेंडा हमारा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है हमारे लीडर्स के। अंबेडकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ही जाने जाते हैं। पीएम फॉर्मर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फ्रीडम मूवमेंट यानी आज़ादी की लड़ाई में इनका एक बहुत बड़ा रोल था और भारत के संविधान को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल इनका भी था। ठीक है, सरदार पटेल साहब, इनको आयरन मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत को जोड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पैदल चल चलकर इन्होंने साम दाम दंड भेद हर चीज से इस्तेमाल करते हुए एक यूनाइट भारत का निर्माण करने का श्रेय इनको जाता है। ठीक है जी, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया भी ये कहलाए। इन चारों लोगों का एक मेजर रोल है, ये चारों एक फेस है हमारे भारत के संविधान का। ठीक है, तो इन चारों को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। और बड़ी फजीहत की बात होती है जब किसी बच्चे को इन चारों के नाम नहीं पता होते हैं। हमारे लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फर्स्ट होम मिनिस्टर यानी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे कहा जाता था। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, ध्यान रखना। ये कुछ ऐसे विदेशी लोग हैं के मुंशी को छोड़ के, ये तीनों, जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन है, ठीक है, अब्राहम लिंकन है, यूएस के प्रेसिडेंट हैं ये दोनों। ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें उठाई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा था। टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल वाला सिस्टम इनका था। नेल्सन मंडेला, ठीक है, इन्होंने वहाँ के कहाँ के साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक राइट्स की वकालत करी थी और एक तरीके से इनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, डॉक्टर के एम मुंशी जिन्हें कहा जाता है मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये मेंबर थे जिन्होंने संविधान में बहुत सारी पेचीदगी और बारीकियों को समझते हुए डॉक्टर साहब अंबेडकर की चीज़ों को और आगे बढ़ाया था और मजबूत करा था। ठीक है, के एम मुंशी का ये रोल था। ये है भारत का आपका संविधान और उसकी हमें जरूरत क्यों है, इसमें कोई डाउट है भाई? ठीक है, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असल में चलता कैसे है, इससे क्या फंक्शन होते हैं? तो बेसिकली ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं सारी चीजें। ठीक है भाई, गवर्नमेंट को डिफाइन स्ट्रक्चर बताता है, वही पार्लियामेंट्री सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर्स को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के थ्रू। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, इसको हम राइट जो चैप्टर है हमारा अगला, हम उसमें पढ़ेंगे अच्छे से। और एक्सप्रेस द आइडिया एंड आइडियल्स एंड द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, लोगों की क्या उम्मीदें थी, क्या इच्छाएं थी, है ना? तो हमारा संविधान उस चीज को दिखाता है साफ साफ। ठीक है भाई, ओके ओके, ठीक है। जैसे ये साफ साफ इन चारों पॉइंट्स को यहाँ पे बता दिया है, देखो पार्लियामेंट के थ्रू चलाया जाएगा, लोकसभा एंड राज्यसभा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड सिस्टम। ठीक है, सिटीजन के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे और हमारी चीज़ों का एक्सप्रेस किया जाएगा। हाँ, कई बार ना आरोप लगते हैं बेटा कि भारत का संविधान जो है ना वो वकीलों ने बनाया है। तो जो भारत का जो संविधान है भारतीय लोगों का संविधान ना होकर ये सिर्फ और सिर्फ भारत के वकीलों का संविधान है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बट ऐसा है नहीं। क्यों? तो इसमें अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, इट इज अ व्हीकल ऑफ अ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज स्पिरिट ऑफ द एज। समय के साथ इसकी डिमांड और समय के साथ इसकी उम्र बढ़ती जाएगी। ठीक है, मात्र ये वकीलों के लिए नहीं बल्कि इसके अंदर हम सभी को, समुचित भारत को एक साथ इकट्ठा करके लेकर चलते हैं। ये सच बात है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहलाती है बेटा, एंड दैट इज रूल ऑफ लॉ। हमारे देश में किसका शासन होगा? विधि का शासन होगा। किसका शासन होगा? रूल ऑफ लॉ होगा। लॉ से ऊपर क्या हमारे देश में कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज को। अब एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ऐसी जो चीज होती है वो एक अच्छा संविधान
किसे कहती है? क्या होता है एक अच्छा संविधान, बताओ। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं जिससे साफ साफ दिखता है कि एक अच्छा और एक बेटर संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। अ गुड एंड effective constitution is serving the needs of the people and help in the smoothing functioning of the country। एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अंदर सभी को लेके साथ में चला जाता है और एक अच्छी बेहतर सरकार जो स्मूथली अपना फंक्शन कर सकती है, चल सकती है, चलाई जा सकती है, उसको ही इफेक्टिव गवर्नमेंट कहा जाता है, जो लोगों के विश्वास पे चले। ठीक है भाई, ध्यान रखना। जैसे इट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, है ना, लोगों की आकांक्षाओं, लोगों की इच्छाओं को दिखाती हो। इसके अलावा प्रोटेक्ट द राइट्स एंड द प्रमोट द जस्टिस, सभी लोगों के लिए, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सभी लोगों के लिए राइट्स हो, सभी के लिए न्याय हो, यानी सभी के लिए जस्टिस हो, सभी के साथ सबको न्याय देते हुए चले वो गवर्नमेंट। ठीक है। इट इंश्योर द स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो क्या हो, जवाबदेह गवर्नमेंट हो, अकाउंटेबल हो, वो गवर्नमेंट सभी के लिए जवाबदेह हो और सभी को जवाब देती हो। इस प्रकार की गवर्नमेंट की बात हम करते हैं, इसमें कोई डाउट है। और फॉलोड बाय द पीपल, और जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इफेक्टिव गवर्नमेंट की, जिसमें लोगों ने इसको चुनकर भेजा हो, ना कि कोई स्वघोषित खुद से ही सेल्फ अनाउंस्ड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन जाए। उससे बेटर है कि जो लोगों के बीच से निकल के आएगा वो ज्यादा एक्सेप्टेंस उसकी होगी, लोगों के बीच में होगी, नहीं होगी बेटा, ध्यान रखना। ठीक है। तो फीचर्स ऑफ द गुड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्लियर एंड प्रिसाइज हो, है ना बेटा, सिंपल। एक बार अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, उसकी सिंपल, सरल और साफ सुथरी भाषा हो। पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, साफ साफ उन लोगों को आसान भाषा में समझ में आए, ये है संविधान। बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिबिलिटी, मतलब बेटा ये लचीला हो और एक कठोर संविधान हो। इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अडेप्ट, ठीक है, टू चेंजिंग द नीड्स, एंड इट शुड ऑल्सो be rigid enough to protect the basic rights and the features of the citizen। बेसिकली संविधान जो है भारत का, वो एक ऐसा संविधान एक तरीके से हो जो थोड़ा लचीला हो, यानी उसके अंदर हम अमेंडमेंट करके कोई भी बदलाव समय के साथ कर सके। जैसे एग्जांपल देता हूँ, भारत का संविधान जब बना था तो उस समय ना आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं होती थी, तो उसको लेकर भारत के संविधान में कुछ डाला ही नहीं गया। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया बेटा, चीजें बदलती गई। आज 70-80 साल लगभग होने को है हमें। तो अब आज की डेट में टेररिज्म एक बहुत बड़ी एक्टिविटी बन चुका है, तो उसको लेकर के हमारे संविधान में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसलिए भारत के संविधान को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा गया है, जिसमें क्या हो कि समय के साथ चेंज आते रहें और चेंज जाते रहें, लेकिन जब वो समय के साथ चेंज कर दिए जाएं तो उसको रिजिडली, मतलब कठोरता के साथ लागू करवाया जाएगा। यानी संविधान में जो बदलाव करना है उसको बदल दो और फिर उसको लेकिन लागू रिजिडली करवाया जाए। ठीक है दोस्त। प्रोटेक्ट, सभी के जो सिटीजन हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस की बात हम करते हैं यहाँ पे। इसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी अमंग द पीपल, पीपल मस्ट एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एज देयर ओन। इट शुड बी बेस्ड ऑन द सोशल कंसेंसस एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सिंपल सी बात है, लोगों के बीच से चुनकर, आम राय बनाकर, आम चर्चा करके, है ना, चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो संविधान जो लोगों के द्वारा चुनकर लोगों के लिए आए, वो सबसे बेस्ट संविधान माना जा सकता है। एंड द एबिलिटी टू अडेप्ट द चेंजेस, है ना, जो चैलेंज वगैरह, सिचुएशन वगैरह है और अमेंडमेंट करते हुए बेटा चीजों को चेंज करने की एबिलिटी रखता हो, it is a best or effective constitution. In short, a good constitution is that just, fair, practical and able to promote the welfare of the people while ensuring the national unity and integrity। एक अच्छा संविधान, एक बेहतर, एक इफेक्टिव संविधान वही संविधान होता है जो सभी को साथ लेकर चले और सभी के लिए सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी की बात वो करता हो, यानी अपने सिटीजन्स को राइट्स देने की बात करता हो। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? बस अभी के लिए फिलहाल इतना ही करो आप।